चलो ये इतना गंदे कलर पे किसने पढ़ा है? अच्छा चलिए देखिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। जैसा कि अपना जो बैकग्राउंड में चल रहा था टॉपिक, वो चल रहा था वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, इस वेक्टर एनालिसिस के अंदर अगर अपन बात करें तो सब एडिशन, अभी तक जो अपने बेसिक कर लिया है वो कर लिया है एडिशन। मतलब अगर मैं टॉपिक के नाम बोलूं तो पहला हो चुका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, दूसरा हो चुका है अपने पास में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। दो चीजें हो चुकी हैं, क्योंकि हमने ये जो टॉपिक कवर कर रहे हैं ये कर रहे हैं एलजेब्रा ऑफ वेक्टर के अंदर। तो अपने पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो चुका है। एंड हम थर्ड वन करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, कि क्या होता है, कैसे हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अगर जब मैं आपकी बात करता हूं हमेशा वेक्टर की, जिसको मैंने बोलना स्टार्ट किया था ए वेक्टर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था दो चीजें होती हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन। अगर मैं उसको एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये जो टेल होती है ये हमें बताती थी क्या, मैग्नीट्यूड, और ये जो मेरा हेड होता था ये हमें बताता था उसकी डायरेक्शन। क्लियर है ये सब बातें, सब समझा रखी है आप लोग को। अब अगर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करोगे तो अगर मैं किसी वेक्टर को ए वेक्टर लिखता था तो मैग्नीट्यूड में मैं उसको लिखूंगा कुछ ए वेक्टर कैप, और उसके डायरेक्शन को लिखूंगा, सॉरी ए वेक्टर मॉड, और उसके डायरेक्शन को लिखूंगा ए कैप, इस तरीके से। ठीक है, मैंने सारे फॉर्मूले आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी मैं ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं 2y कैप, 3j कैप, 4k कैप, 4k कैप, तो जब भी मैं किसी वेक्टर को ऐसे लिखता हूं तो आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि सर ये जो भी वेक्टर है एक्स एक्सिस पे कितना लग रहा है 2, वाई पे कितना लग रहा है 3, जेड पे कितना लग रहा है 4। इस वेक्टर से अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बोलूं तो आप बोलेंगे कि सर कुछ नहीं करना, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए आपने जो फॉर्मूला हमें समझा दिया है वो है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी तो सर आपने लास्ट में हमें ये सिखा दिया था ए कैप लिखना, करने के लिए ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ, यानी कि आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2y कैप, 3j कैप, 4k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इस तरीके से अगर आप करेंगे काम तो आपको क्या मिल जाएंगे, उसके मैग्नीट्यूड मिल जाएंगे, उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। यहां तक मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट को जो अपने साथ अभी तक पढ़ रहा है उसे इतनी चीजें आ चुकी हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चल रहे हैं आज, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन का मतलब है पार्ट्स ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर के पार्ट्स। क्या कहना चाहते हो, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है। यहां एक पॉइंट है 2,3, लेट 2,3। जब मैं किसी पॉइंट को 2,3 लिखता हूं तो जितने भी आप बच्चे हैं सब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ सर आप एक पॉइंट को ओरिजिन से क्या कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो, जिसके अंदर
एक डिस्टेंस ये है, इस डिस्टेंस को कहते क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो बनती क्या है? वाई। सही बात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स, लेकिन इस कंपोनेंट को बोलते क्या हो? वाई। इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को मैं कई बार कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी कहूंगा। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? किसी के हिस्से, किसी वेक्टर के हिस्से निकाल रहा हूं एक तरीके से। सर एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये भी होती है, ये डिस्टेंस भी होती है, ये डिस्टेंस भी होती है। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और जिसे हम नाम देते हैं किसका? एक्स का। क्लियर? पक्का? अब अगर मैं इसका ट्राइंगल फॉर्म कर दूं, और इस पॉइंट को अगर ए नाम दे दूं, तो अभी तक जो भी नॉलेज मैंने आपको दी है उसके अकॉर्डिंग ओ ए वेक्टर मैंने लिखना सिखाया था 2i कैप 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। सही है, 2i कैप प्लस 3j कैप। सबको आता है ये वाला काम? चलिए सर, ओके। अगर आपको 2i कैप प्लस 3j कैप वाला काम समझ में आता है, तो उसमें 2 जो है उसे आप क्या बोलते हो? x, और 3 को क्या बोलते हो? y। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक थीटा एंगल आपके पास दे दूं कि x एक्सिस से ये कितना फॉर्म कर रहा है? थीटा। ठीक है, और ये जो वेक्टर है आपके पास में, ये आपके पास सपोज करो उसकी वैल्यू कितनी है? a। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं आपको कभी हाइपोटेन्यूज दे दूं, हाइपोटेन्यूज अगर मैं आपको दे दूं, और मैं आपसे अगर परपेंडिकुलर मांगू, परपेंडिकुलर मांगू, या फिर आपसे बेस मांगू, तो आपको देना आता है? 10th क्लास हाइपोटेन्यूज वाली चैप्टर के अंदर बहुत सारा बात, बहुत ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार किया आपने। यानी कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी पॉइंट पे कोई कोऑर्डिनेट है x, y, एंड यहां पे एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो मैं आप सब जानते हैं कि अगर मैं इसका ट्राइंगल फॉर्म करूंगा, और ये डिस्टेंस कितनी है? a, तो इस ट्राइंगल के अंदर इसको मैं नाम दे रहा हूं a, इसको o, इसको p। तो इन राइट ट्राइंगल APO, इस APO राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो AP होगा, AP होगा वो कितने के बराबर होगा? AP कितने के बराबर होगा? तो सर दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन ऑफ थीटा। तो क्या मैं AP को A साइन थीटा लिख सकता हूं? इजी है? अरे बहुत सिंपल है, ट्रायंगल के फॉर्म में वो करने, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं सिर्फ। सिमिलरली अगर मैं आपसे OP पूछूं, तो फॉर दिस थीटा दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा? OP बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज A इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ये कितना बन जाएगा? OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A cos थीटा, A cos थीटा। क्लियर है? पक्का? अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो जैसे कि आपको मैंने पहले सिखाया था कि OA वेक्टर लिखा जाता है xi कैप y j कैप, तो क्या आपसे मैं ये कह सकता हूं, जब ये नॉलेज मैंने आपको दी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि AP इज आल्सो इक्वल टू x? ये जो OP है, ये सॉरी AP जो है वो कितने के बराबर है? y के बराबर है। वो कितने के बराबर है? y। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू a साइन थीटा। और सिमिलरली OP किसके बराबर है? x के बराबर। ये x होता है और ये क्या होता है? y। तो यहां पे हमारे पास x बराबर क्या बन जाएगा? a cos ऑफ थीटा। तो जिस वेक्टर को अब x i कैप y j कैप कहते थे, क्या उस वेक्टर को अब से मैं a cos थीटा i कैप, a sin थीटा j कैप कह सकता हूं क्या? ये आपके पास सिंपल वेक्टर था, इसको मैंने शिफ्ट करके ये लिख दिया। और जब मैंने ये लिखा, अब से आप ये कहोगे
कि सर ये वेक्टर का एक हिस्सा अलोंग एक्स एक्सिस आ गया, इस वेक्टर का एक हिस्सा कहां गया, वाई एक्सिस पे। समझ रहे हो, मैं तोड़ रहा हूं इस एक वेक्टर को, जो पार्ट था किसका, एक्स का भी वाई का भी, उसे मैंने तोड़कर उसका एक्स हिस्सा लिख लिया, उसका मैंने वाई हिस्सा लिख लिया, तो इसे कहते हैं एक्स कंपोनेंट, या फिर इसे हम लोग जो नाम देंगे अपने फिजिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल, जो ऐसे होता है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे कहते हैं वर्टिकल, तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर। इसी वेक्टर का एक हिस्सा जो y कहला रहा था, उसे मैंने नाम देना स्टार्ट किया, या तो मैं उसे कहूंगा y कंपोनेंट, क्या कहूंगा, y कंपोनेंट, या फिर मैं उसे कहूंगा वर्टिकल कंपोनेंट। क्या बात समझ में आ रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कह सकते हो, वर्टिकल कंपोनेंट भी कह सकते हो। तो ये आपका लुकआउट है कि आप किसी वेक्टर से दो हिस्से निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात आप लोग को। सर समझाना क्या चाहते हो, और थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, समझाओ एक बार ढंग से, एक एग्जांपल दो, प्रैक्टिकल एग्जांपल दो। प्रैक्टिकल एग्जांपल देता है। एक बॉल थी, उसे मैंने ऐसे फेंका, कितनी स्पीड से फेंका, 30 मीटर पर सेकेंड। सब रिकॉर्ड, किसको, मुझे। हाँ देखो, तो एक अपने पास में अपन ने 30 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं, ये बॉल जो गई है ये वर्टिकली अपवर्ड गई है। क्या मैं इसे ये कह सकता हूं कि ये बॉल वर्टिकली अपवर्ड गई है अलोंग अलोंग गई है ये वाई एक्सिस। सही बात है, ठीक है। अभी तक इस बॉल को जब मैं ऊपर फेंकता था तो इसे मैं कहता था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नहीं कराया, क्वेश्चन मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, कितनी ऊपर गई, ये सब करवाया मैंने आप लोग को। अच्छा सर ठीक है, ये पहला केस था, केस 1 था। अब है केस 2। ये एक बॉल है, इस बॉल को मैं ऐसे फेंक रहा हूं, फिर से इसको कितने से फेंक रहा हूं, 30 मीटर पर सेकेंड। ये फिर से क्वेश्चन किसका बनता जा रहा है मेरे पास में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। अच्छा लाइन के अंदर जा रहा है, ठीक है, ठीक है, सीधा फेंका था। इसको क्या कह सकता हूं, हॉरिजॉन्टल मोशन, या फिर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। क्या ये दोनों जो मैंने आपको एग्जांपल देने की कोशिश की है समझ में आ गया, पक्का। किसी को दिक्कत है कि सर नहीं समझ में नहीं आ रहा, 30 कहां फेंक रहे हो क्या, इसे सिंपल में क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन को कोई ऐसा बच्चा जो सॉल्व नहीं कर सकता, कर सकते हैं सर, इसे सॉल्व कर सकते हो सर। ये सब बातें मैंने किस में की थी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। यहां तक बात समझ आ गई। अब कहानी बदलने वाली है। मैंने बोला मैं यहां पे खड़ा हूं और मैंने बॉल को आज ना तो सीधा फेंकूंगा ना ऊपर फेंकूंगा, मैं तो यहां फेंकूंगा। कितने एंगल पे फेंकूंगा, 45 डिग्री पर। कितने पे फेंकूंगा, 45 डिग्री पर, विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। क्या ये मोशन इन अ प्लेन पे बात हो रही है या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे बात हो रही है, ये किसका एग्जांपल, क्या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, क्या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, वन डायमेंशन मोशन है, नहीं सर, यहां वन डायमेंशन था, यहां वाई एक्सेस थी, यहां एक्स एक्सेस थी। समझ में आ गई, या तो एक्स बोल रहा था या वाई बोल रहा था। सर यहां ना एक्स में है ना वाई में, ऐसा तो कोई फॉर्मूला न्यूटन बना के गया ही नहीं जो एक्स पे भी बता दे वाई पे बता दे, तो यहां क्वेश्चन अड़ गया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है,
तो यहां जो वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड, पर मेरी जो अभी रिजोल्यूशन की जो मेरे पे कैपेबिलिटी आई है, जो मुझे पता चला है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो मुझे बता रहा है कि सर अगर मैं इसका ट्रायंगल फॉर्मेशन करूं तो ये 30 मीटर पर सेकंड वाला है, उसका ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। और ये वाला क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बात सुना रही है? मैंने एक हिस्से को दो हिस्सों में बांट दिया। मेरे को ये करना आता था, मुझे ये करना आता था, लेकिन यहां पे ये चीज नहीं आती थी, लेकिन मेरे को आता नहीं था, तो मैंने खुद बना लिया कि क्या मैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट को, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि वर्टिकल कंपोनेंट में लिखो a sin थीटा, और बेस वाले कंपोनेंट में लिखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लिखो a cos थीटा। अगर ये बात मुझे पता है तो क्या मैं इधर की स्पीड को क्या कह सकता हूं, 30 मीटर पर सेकेंड बट साइन 45 डिग्री। ठीक है, और इसे क्या कह सकता हूं मैं, 30 cos 45 डिग्री। यानी कि मैंने 30 मीटर पर सेकंड के दो हिस्से कर लिए, ये वाला हिस्सा cos और ये वाला हिस्सा sin। यानी कि अब जो बॉल अब मेरे को ऐसे दिख रही थी, अब मैंने बोला कि मेरे लिए ये बॉल दो हो गई है, इस बॉल के दो नेचर हो चुके हैं। इस बॉल का एक हिस्सा, जो बॉल आप यहां फेंक रहे थे 45 डिग्री पर, वो अब मेरे लिए आगे जा रही है। कितनी स्पीड से जा रही है, 30 से नहीं जा रही, वो जा रही है 30 cos 45 डिग्री, यानी कि 30/√2 से। और वो बॉल सर सीधी थोड़ी जा रही है, ऊपर भी तो जा रही है। देखो इस बॉल के मजे देखना, ये बॉल आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। तो आगे जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, 30 से? नहीं सर 30 से नहीं जा रही, 30 के एक हिस्से से जा रही है। 30 के एक हिस्से से, मैंने बताया था मैं साइन और कॉस को एज ए हिस्से की तरह बात करता हूं। जैसे मैंने बोला मैं आधी रोटी खा के आया, तो मैंने क्या सिखाया था तुम्हें क्लास के अंदर, मैंने आज साइन 30 रोटी खाई, तो साइन का 30 मतलब 1/2। मैंने रोटी कितनी खाई, आधी रोटी खाई। तो जब मुझे किसी के हिस्से करने होते हैं तो मैं कौन से यूज करता हूं, साइन और कॉस, क्योंकि साइन और कॉस को मिला के मैं फिर क्या बना सकता हूं, पूरा एक रेशो बना सकता हूं, 1 बना सकता हूं मैं। तो कितनी हो गई, 30√2। और सर ऊपर भी बॉल जा रही है, तो ऊपर कितने से जा रही है, 30 साइन 45 से, यानी कि फिर से 30√2 से। और मजे की बात यह है, अगर दोनों हिस्सों को जोड़ूं तो मेरा आंसर सेम मिलना चाहिए। देख के करके दिखाते हैं। सर अंडर रूट के अंदर अगर आपने 30/√2 का होल स्क्वायर जोड़ा, 30/√2 का होल स्क्वायर जोड़ा, तो 30 वो लेकर स्क्वायर होकर बाहर निकल आएंगे, 30 बनकर रूट के अंदर बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1/2 1, √1 बन गया 30 मीटर पर सेकेंड। एक ही तो बात है। मैंने 30 के दो ऐसे ऐसे हिस्से किए जिन हिस्सों को दोबारा जोड़ दूं तो फिर से वही बन जाती है बात। लेकिन मैं क्या करना सीख गया, उसके दो हिस्से करना सीख गया। तो एक बॉल ऊपर जा रही थी, एक बॉल सीधी जा रही थी, लेकिन एक बॉल को अगर मैं किसी एंगल पे भेजता हूं तो मेरे पास अब उसके जवाब है कि मैं उसका कुछ हिस्सा मैं उसको इधर भेज सकता हूं, कुछ हिस्सा मैं इधर लगा सकता हूं। यानी कि कल को एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर अगर कोई फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, लेकिन द एंगल शुड बी 30 डिग्री, द एंगल शुड बी 30 डिग्री, तो मैं बता सकता हूं कि कितनी फोर्स से ये बॉडी ऊपर जाएगी, कितने फोर्स से ये बॉडी आगे जाएगी, कितने फोर्स से ये ऊपर जाएगी। तो जो ये वाली फोर्स, जो फोर्स F लग रही थी, इस फोर्स को अब से मैं क्या पढ़ूंगा, ना ये फोर्स x एक्सिस की थी, ना ये फोर्स y एक्सिस की थी, ये दोनों की मिली जुली थी। तो उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया एक इसकी x एक्सिस की फोर्स पे, और एक मैंने कन्वर्ट कर लिया उसकी y एक्सिस की फोर्स पे। तो अब मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा जो x एक्सिस पे फोर्स लग रही थी वो लग रही थी 20 cos 30 डिग्री, और जो Fy पे लग रही थी वो लग रही थी 20 sin 30 डिग्री। क्या क्लियर है? क्या बात क्लियर है? समझ में आई बात आप लोग को कि किसी वेक्टर को, किसी चीज को अपन किस तरीके से
एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, बोलो जल्दी, कोई दिक्कत है तो। एक सिंगल वेक्टर अगर मुझे एंगल दिया हो तो थीटा के, इसको मैं जब रटाऊंगा या मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो हमेशा आपको कैसे रटाऊंगा, थीटा के पास वाला कॉस, थीटा से दूर वाला साइन। मैं मेरी जो पर्सनल लैंग्वेज है जो मैं यूज करूंगा थ्रू आउट द क्वेश्चंस, मैं क्या यूज करूंगा, थीटा के पास वाला कॉस, थीटा से दूर वाला साइन। क्लियर, पक्का आएगा समझ में। इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं। Why lone roller is easy to pull but harder to push। एक जब क्रिकेट का मैच होता है तो क्रिकेट की पिच होती है, उसके ऊपर एक रोलर होता है जो घास को प्लेन करता है पिच बनाने के लिए। तो अगर आप कभी उसको काम करते हुए देखा हो या फिर कभी गार्डन के अंदर जो बंदा जो घास काटता है उसको देखा हो, देखा ना, गाड़ी सी होती है उसके ऊपर पहिया लगा होता है, तो आप देखेंगे अगर क्रिकेट के मैच के अंदर देखेंगे तो बहुत 4 से 5 लोग लगते हैं तब जाके उसको पुश करके आगे लेके जाते हैं। लेकिन जब उसको पुल करना होता है तो एक आदमी पकड़ता है हाथ से और पीछे ले आता है। पुश करना है तो 4 लोग और लेकर आना है तो सिर्फ 1 लोग। ऐसा क्या, चीज तो वही है। मैं पहले उसको 10 कदम आगे ले गया, अब 10 कदम पीछे लेकर आ रहा हूं, लेकिन जब 10 कदम आगे लेके जा रहा हूं तो मुझे हार्ड लग रहा है, 4 लोग लग रहे हैं, और उसको जब पीछे लेके आ रहा हूं तो सिर्फ एक बंदा करके आ रहा है। ऐसा क्या है, फिजिक्स इसके पीछे क्या करती है, ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुशिंग। ये रहा ग्राउंड, ये रहा तुम्हारा लोन रोलर, गोल होता है, ठीक है। ये रहा उसका स्टैंड, ये इसका जो पुली होती है उसकी। यहां एक आदमी है और ये उसको पुश कर रहा है, इस तरीके से पुश कर रहा है, ठीक है, उसको पुश कर रहा है, चाहे वो लोन रोलर वाला हो चाहे फिर आपको जैसे भी लगता है वो करो। सस्ता है, मेरे बजट इतना ही है इसको बनाने का, ठीक है, ओके। तो सर कुछ भी चीज होगी तो ये क्या कर रहा है, एक उस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, पुश कर रहा है, तो फोर्स कैसे लगा रहा है, नीचे की तरफ लगा रहा है। ये फोर्स लग रही है, इसने एंगल कितना लिया हुआ है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। क्लियर बात है, पक्की बात है। वर्टिकल अपोजिट जो भी बोलते हो 10th में सब पता है आपको। सर ये जो लोन रोलर था इसका खुद का वजन काम कर रहा था नीचे कितना, mg। क्या काम कर रहा था, mg। वेट किसी का, वेट का फॉर्मूला ने सिखा रखा है ना आप लोग को, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर किसी का जो वजन होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, mg। क्लियर है, वेट का फॉर्मूला पता है ना आपको, mg। किसी का वजन का फॉर्मूला mg। ये कहां लग रहा है, नीचे। ये लगी फोर्स, तो जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया अकॉर्डिंग टू दिस मुझे पता है कि थीटा के पास वाला ये फोर्स कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे F cos थीटा, और सर ये वाला क्या हो जाएगा, F sin थीटा, ठीक है। सपोज इसका वजन पहले जब ये रुका हुआ था तो इसका वजन मान लेते हैं 80 न्यूटन था, यानी कि जो आप 80 किलो बोलते रहते हैं 80 किलो, तो इसका कितना था, 80 किलो। अब जब इसने फोर्स लगाई मान लेते हैं 20 न्यूटन, तो उसका एक हिस्सा F sin थीटा, तो पहले कितना था 80, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल वेट। लेकिन जब उसको मैं पुश कर रहा हूं तो उसके एक्चुअल वेट में F sin थीटा क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इसे कहते हैं प्रतीत कितना हो रहा है। जब आप बोलते हैं ना पानी में गया, मैं पानी में गया तो मुझे हल्का हल्का महसूस हो रहा है, क्यों, आपको पता है 9th क्लास में आपने पढ़ा है बोयेंसी। जब आप किसी लिक्विड में जाएंगे तो लिक्विड आपको क्या करेगा, बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, तो आपका वजन नीचे, लिक्विड का अपथ्रस्ट कहां, ऊपर, तो वो आपको क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, तो आपको क्या महसूस होता है, हल्का। देखा, पानी में गए तो हल्का हल्का महसूस होता है, क्यों, आपको वो नीचे फेंक रहा है और आपको पानी कहां फेंक रहा है, ऊपर। तो आपका जो वजन, अगर आप इधर पे जमीन पे खड़े होकर अपना वजन नाप रहे हैं 80 आ रहा है, तो अगर आप पानी में अपने मशीन को लेके जाएंगे और पानी में उसके ऊपर मशीन के ऊपर चढ़ेंगे तो वजन कितना आ रहा होगा, 60 40 ऐसा कुछ आ रहा होगा।
क्योंकि अप थ्रस्ट जो लगा उसने आपके वेट को क्या कर दिया, बैलेंस मतलब कम कर दिया। उस वेट को, क्या आपका वजन सच में कम हो गया? नहीं, उस वजन को क्या बोलेंगे? एपेरेंट वेट। क्या शब्द यूज करेंगे? एपेरेंट वेट। एपेरेंट मतलब क्या होता है? प्रतीत। मुझे क्या प्रतीत हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एपेरेंट। तो जब मैं इसे क्या कर रहा था, पुश कर रहा था, तो जो 80 मेरा एक्चुअल था वो अब एक्चुअल ना रहकर उसमें क्या जुड़ गया? एफ साइन थीटा। तो मैं बोल सकता हूं इसका वेट एक्चुअल जो था वो कितना था? mg। जो इसका एपेरेंट हो गया है वो कितना हो गया? mg। और प्लस में क्या जुड़ गया? एफ कॉस थीटा। तो सारी कहानी के बाद मुझे पता चला कि जो मेरा वेट एपेरेंट है वो बढ़ गया है मेरे वेट किससे? एक्चुअल से। किससे? एक्चुअल से। यानी मेरा वजन जो था नहीं उससे ज्यादा मुझे महसूस हो रहा है, यानी कि मुझे क्या दिक्कत आने वाली है? तो पुशिंग इज हार्ड। अभी तक मुझे लगा पुशिंग में क्या लग रहा है? हार्ड। ओके सर। वहीं दूसरे केस के अंदर मैं करता हूं पुलिंग, यानी फिर से वही बात, ये रहा तुम्हारा लोन रोलर, दिस इज हैंडल, और इस बार जो ये बंदा है ये उसको खींच रहा है और चल का रहा है आगे की तरफ। तो इस बार फोर्स कहां लग रही है? ऊपर, खींच रहा है इसको विद सम एंगल थीटा। सो यहां पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी? एफ कॉस थीटा। और यहां जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी? एफ साइन थीटा। इस लोन रोलर का वजन तो हमेशा ही कहां लगने वाला है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, जिसे हम नाम क्या देंगे? mg का। तो इसका एक्चुअल वेट कितना था? mg। इसका अब एपेरेंट वेट कितना हो गया? सर पहले mg था लेकिन अब उसका अपोज हो रहा है एफ साइन थीटा, तो क्या लिखूंगा? mg माइनस का एफ साइन थीटा। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो मेरा वेट एक्चुअल था वो अब ज्यादा है मेरे वेट एपेरेंट से, यानी कि अब क्या हुआ? अब मुझे हल्का महसूस हो रहा है। अब मैं इसको इजीली क्या कर सकता हूं? बाहर लेकर आ सकता हूं। तो किसी को पुश करना हार्ड होता है एज कंपेयर टू उसको बाहर निकालना। ये सब उसका क्या है? एप्लीकेशन। क्या क्लियर है? पक्का? तो दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कल पीडीएफ मिल गया था आपको? पीडीएफ वाला ग्रुप में डालता था मैंने। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास किस तरीके से किसी लोन रोलर को आगे भेजना और पीछे भेजने में डिफरेंस होता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या है, समझ में आई बात? हम चलते कैसे हैं? हम चलते कैसे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है, व्हाई वी मूव, या फिर क्या कॉज है चलने का। अगर किसी ने पूछा कि हम चलते कैसे, तो क्या जवाब देंगे? अगर मैं आपसे पूछूं बताओ चलते कैसे? पैरों से चलते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपके पास में। पैर नहीं होंगे तो हाथों से चलेगा, तो हाथों से चलेगा, सीधी सी बात। हाथ भी नहीं होंगे तो ये वो स्विमर है ना, एक सबसे बड़ा जो स्विमर है अभी, वो उसके ना हाथ है ना पैर है, वो ना देखा आप लोगों ने? उसके रील्स आती रहती है एक बंदे की, उसके ना हाथ है ना पैर है, फिर भी स्विम करता है बहुत तगड़ी। हाँ शोल्डर मूवमेंट, पता नहीं कैसे करता है वो, तो उसका ही जाने, लेकिन कर लेता है, अच्छी खासी करता है। तो अगर कोई पूछे कि चलते कैसे हैं, तो मैं जो एक बच्चे से, कॉमन बच्चे से जो मानसिक रूप से मतलब थोड़ा बहुत स्टेबल है, वो ये बोलेगा कि हाँ हम एक्शन करते हैं, बदले में हमें न्यूटन के थर्ड लॉ से रिएक्शन मिलती है, तब हम चल पाते हैं। मैं एक बच्चे से ये एक्सपेक्ट करता हूं, अगर वो जनरल आंसर देना चाहता है तो यही बोलेगा। पैरों से तो कोई भी बोल देगा, पैर वाला नहीं था, वो बोलेगा एक्शन का रिएक्शन होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है, मैं चल पाता हूं। इसीलिए मैं स्पेस भी नहीं चल सकता। स्पेस में मैं क्या करता हूं? वो फ्लोट करता हूं, क्योंकि वहां पे तो कुछ है ही नहीं जहां मैं फोर्स लगाऊं तो मैं चल पाऊं। क्योंकि चलने के लिए न्यूटन का तीसरा थर्ड नियम ये बोलता है कि चलने के लिए आपको क्या लगाना है? एक्शन दो, बदले में रिएक्शन मिलेगा। अगर तुम एक्शन ही नहीं करोगे तो रिएक्शन कैसे मिलेगा? और अगर मैं स्पेस में तुम्हें छोड़ दूं, तो स्पेस में तुम धक्का किसको मारोगे? जैसे तुम आगे जाओ, जैसे पानी में चलना है, तो पानी में आगे जाना है तो हम पानी को क्या करते हैं? पीछे फोर्स करते हैं। ये थोड़ी करते हैं ऐसे चलने को तो आगे जाऊंगा फिर पीछे जाऊंगा। तो अगर मुझे पानी में जाना है तो मैं पानी को इस तरीके से करता हूं कि पीछे पानी को धकेलूंगा, पानी मुझे आगे दे देगा। ऐसे अगर मुझे चलना है तो मैं पैर को कहां मारता हूं? जमीन पे, तो मैं चलता हूं। फिर जब यहां तक कहानी को लेकर आया, तो मैं कहूंगा कि मैं जब पैर जमीन पे मारता हूं तो मैं सर चलता नहीं हूं, मैं उछलता हूं।
अगर मुझे उछलना है तो मैं क्या करूंगा, जमीन के ऊपर फोर्स मारूंगा परपेंडिकुलर, देन मैं जंप मार जाऊंगा। पर मुझे चलना है, चलते कैसे? तो चलने के लिए एक तो था, सिंपल बात कर लेते हैं, तो ये आपका पैर है इस तरीके से, ठीक है। जूते जिसको जो बजट में हो बना लेना आपने, ये अपने पास पैर है सिंपल किसी का, ठीक है। अब अगर मैं चलना चाहता हूं, अबे कैसे होता है, हाँ। देखिए, तो ये आपके पास एक जूता है सपोज इस तरीके से, ठीक है। अब आपको चलना है, तो अगर आपने क्या किया, इस तरीके से यहां पर एक फोर्स लगा दी, नीचे आपका वजन तो काम कर ही रहा है, वजन तो आपका काम कर ही रहा है, और आपने फोर्स लगाई नीचे, तो अगर ये एक्शन वाली फोर्स थी तो बदले में आपको लगेगी फोर्स कौन सी, रिएक्शन। एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, जिस कारण से तो आप चल ही नहीं पाओगे कभी, इससे आप चल ही नहीं पाओगे। अच्छा ठीक है, तो किसी ने चलने के लिए बोला कि चलना पापा सिखाते हैं, पापा नहीं सिखाएंगे हम सिखाएंगे, ठीक है। ये रहा आपका जूता और ये रहा आपका पैर। अब अगर आपको चलना है तो आपको अपने पैर को कुछ एंगल देना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, जैसे मैं नीचे आपको दिखा रहा हूं, अदरवाइज आप देख सकते हैं अगर ये आपकी जमीन है तो कुछ इस तरीके से आपका काम होगा कि सर आपका वजन कहां काम करेगा, नीचे mg। हमेशा किसी भी बॉडी को चाहे कैसे उल्टा लटका दो चाहे कहीं कर दो, वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। फिजिक्स का मतलब ही है कॉन्सेप्ट, चाहे जमीन इधर से उधर हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, अपना कंसेप्ट सेम होना चाहिए। कंसेप्ट कहता है कि हमेशा वेट कहां लगता है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा mg, ओके सर। अब अगर मुझे चलना है तो हम बोलेंगे कि चलने का तरीका क्या है कि आप फोर्स को नीचे मत लगाओ, आप फोर्स को लगाओ कुछ इस तरीके से, ये आपने फोर्स कहां लगाई, कुछ इस तरीके से, यहां ये लगाते हो आप फोर्स, इस तरीके से लगाते हो, कुछ एंगल पे लगाते हो। अब वो एंगल किसी किसी का होता है, चलने का तरीका अलग है, इसका अलग है उसका अलग है, मॉडल अलग तरीके से चलती है, वो सबका डिफरेंट डिफरेंट तरीका है चलने का, लेकिन अपने को लगाना कहां है एंगल, कुछ इस तरीके से। कोई 30 पे लगाता होगा, 60 पे लगाता होगा, कुछ उछल उछल के चलते हैं बच्चे, सबका अलग है चलने का तरीका, ओके। तो आपने जब फोर्स यहां लगाई तो आपको बदले में मिली रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, ठीक है। आपने वर्टिकल से सॉरी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे आपने लगाई थी, तो ये थीटा लग जाएगा आपका इधर, और ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, और ऊपर चला जाएगा आर साइन थीटा। सर कैसे बना रहे हो कॉस थीटा साइन थीटा, ट्रिक अब से मैं क्या बोलूंगा, थीटा के पास वाला कॉस, थीटा से दूर वाला साइन, ठीक है। थीटा के पास वाला क्या होता है, बेस होता है, बेस में हमेशा क्या आता है, कॉस। थीटा से दूर वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या आता है, साइन। ट्रिक यही है बस दिमाग में, ओके सर। अगर ये बात समझ में आ गई तो सर ये रहा आर साइन थीटा, दिस आर साइन थीटा बैलेंस योर वेट, क्योंकि अगर आर साइन थीटा ज्यादा होता तो तुम उड़ जाते हवा में, वेट तुम्हारा ज्यादा होता तो तुम धस जाते किसमें, जमीन पे। जैसे कि रेगिस्तान में चलते हैं तो रेगिस्तान में चल नहीं पाते, क्यों, क्योंकि हमारा वेट ज्यादा होता है, हम जैसे ही पैर को रखते हैं तो पैर कहां चलाता है, मिट्टी के अंदर। सीमेंटेड फ्लोर पे एक्शन रिएक्शन इक्वल बैलेंस होता है तो हम चल पाते हैं इजीली। सर वो क्या होता है, वो लंबा सा होता है ना, इसकी गर्दन बड़ी लंबी होती है, हाँ ऊंट, तो वो ऊंट है, वो कैसे चल पाता है आपके पास में, क्योंकि उसके सर वो बना होता है पीछे, वो रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं करके, उसका वो थोड़ा बना होता है बेस वाला। अरे क्या हो रहा है इसका, हाँ, तो वो क्यों चल पाता है आपके पास में, सिंपली तो आप बोलोगे कि सर वो चल पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसका जो, हाँ उसका जो पैर देखेंगे तो थोड़ा कुशन टाइप का लगा होता है, अच्छा खासा नेचर ने दिया है उस चीज को, तो आप देख सकते हैं उस चीज को। चार्जिंग नहीं किया इसको, अच्छा ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की चीजें कि आर साइन थीटा आर कॉस, तो आपका जो आर साइन थीटा था उसने किसको बैलेंस किया, एमजी को, तो ये बैलेंस हुए, ना आप जमीन में घुसे ना आप हवा में उड़े, पर इस आर कॉस थीटा को कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा। तो कल को अगर किसी ने पूछा हम चलते कैसे हैं,
तो यू मतलब आप लोगों को जो आंसर लिखना है कि r cos थीटा द cos कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्ड मोशन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ reaction force, not action force, reaction force is responsible for your forward मोशन। इसी कारण से आप क्या चल पाते हैं, आगे चल पाते हैं। तो अगली बार से आपसे कोई पूछे कि हम चल कैसे पा रहे हैं, तो जस्ट योर रिएक्शन फोर्स का जो कॉस कंपोनेंट होता है वही आपको आगे बढ़ाता है। जब न्यूटन ये एक्शन रिएक्शन की बातें करता था तब उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। कुछ फिजिक्स के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो एक प्रॉब्लम का डिस्कस हुआ करता था, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। जैसे फिजिक्स की मैं सबसे अच्छी जो बुक जिसको मैं कहता हूँ वो है एच सी वर्मा। जब मैं एच सी वर्मा की बात करता हूँ तो उस बुक का नाम भी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो वहां पे अगर आप ओपन करेंगे या कोई भी अगर स्टैंडर्ड बुक ओपन करेंगे आप इसकी, तो उसमें लिखा रहेगा हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। क्योंकि न्यूटन ने बोला एक्शन का रिएक्शन लगता है, अगर तुम्हें कोई खींचेगा तो वो भी तुम्हें खींचेगा, अगर मैं इस लड़के को खींचूंगा तो इसकी बॉडी मुझे भी खींचेगी, एक्शन का रिएक्शन। ठीक है, तो उससे पूछा गया घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो गाड़ी घोड़े को खींचती होगी, घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो गाड़ी घोड़े को खींचती होगी, तो दोनों एक दूसरे को कैसे खींचता है? चलना नहीं चाहिए, सिस्टम चलना नहीं चाहिए, है ना? एक इसको खींचता है दूसरा इसको खींचता है, तो सारा कुछ तो बैलेंस आउट हो गया। तो इस प्रॉब्लम का नाम बना हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। जैसे पिछले बार गए तो उसका था पुश और पुलिंग का क्वेश्चन बन गया, ऐसी हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम इज एशियंट प्रॉब्लम है। अब तो सबको पता है इसका आंसर, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पे एक बड़ी प्रॉब्लम थी डिस्कस करने के लिए, क्योंकि उस वक्त समझाने वाले लोग कम हुआ करते थे कि हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि हर किसी को ये सिखाते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ से हम चलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह लगता है। तो हॉर्स ने कार्ट पर एक्शन दिखाया तो कार्ट ने हॉर्स पर रिएक्शन दिखाई होगी, और एक्शन रिएक्शन इक्वल, तो पूरा सिस्टम कैसे मूव कर सकता है? तो कुछ नहीं है इसके अंदर, मतलब सिंपल सी बात थी। लेकिन एक प्रॉब्लम से तो डिस्कस कर रहा हूं मैं क्लासेस के अंदर, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी का, आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे, एनसीईआरटी में लिखा प्रॉपर हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम करके, तो कुछ नहीं करना। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये घोड़ा 4 पैरों वाला, ये घोड़ा, ठीक है? नहीं, ये घोड़ा, ये पूंछ, ठीक है? हाइब्रिड है ये, हाइब्रिड। घोड़ा कैसे बनता है? ले बस बाल बना दिए, ठीक है, छोड़ो। ये घोड़ा, ये उसके ऊपर वो बांधते हैं ना, अमेरिकन है, अमेरिकन घोड़ा। ये हो गई उसकी काट और ये हो गए उसके पहिए, ठीक है? अब देखिए, ये सिंपल सिस्टम मैंने आपके सामने बनाया, तो होगा क्या इस पॉइंट पर ये आगे खींच रहा होगा, ये इसको पीछे खींच रहा होगा। सर काट का वजन, इसका वजन यहां पे रहा, ये लो वेट ऑफ काट, सर उसके एक्शन का रिएक्शन लगकर खत्म बात। ये घोड़े का वजन, वेट ऑफ फोर्स, ये उसका रिएक्शन, नॉर्मल बोल देता, नॉर्मल फोर्स कहते हैं उसको। जब भी मैं अगर बुक को किसी उस पर रख रहा हूं तो वो अपने आप एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस आउट करते हैं। ये सारी सिचुएशन थी, पर हुआ क्या, इसने इसको खींचा एफ से, इसने इसको बदले में रिएक्शन दी, दोनों कैंसिल आउट होगी, तो ना तो घोड़ा इसको खींच पाएगा ना ये इसको खींच पाएगा, सिस्टम वहीं रुका रहना चाहिए। इवन अगर किसी ने गाड़ी को टो करते हुए देखा है, किसी गाड़ी खराब हो गई, वो बांधा है, रस्सी बांधी है, ट्रैक्टर वैक्टर के अंदर गांव में बहुत देखा होगा, तो खींचते तो जब वो गाड़ी चलने वाली तो एकदम से वो रस्सी में बहुत जोर आता है, कई बार तो रस्सी टूट जाती है। पर एक बार अगर चल गई तो ठीक है, पर एक बार जब वो खिंचती है स्टार्टिंग में तो बहुत जोर आता है। इवन ट्रेन के अंदर भी ये प्रॉब्लम रहती थी पुराने टाइम के अंदर। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी समझने के लिए कैसे ये वर्क कर पाता है। लेकिन बाद में जब इसको समझा गया तो उसका भी वही बात कि घोड़ा जो होगा वो सीधा फोर्स नहीं लगाएगा, वो भी किस पे लगाएगा, कुछ एंगल पे लगाएगा। तो वो फोर्स कहां लगाएगा, यहां, बदले में रिएक्शन कहां मिलेगी, यहां। फिर से वही बात, ये हो जाएगा थीटा,
तो फिर से ये क्या होगा एंगल थीटा, तो ये क्या बनेगा r cos थीटा और यहां बनेगा r sin थीटा। इस r cos थीटा को कोई भी फोर्स बैलेंस नहीं कर रही होगी। सर्कल को फ्रिक्शन सिखाओगे, जब न्यूटन्स के लॉ पढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन भी आएगा। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा, मोशन का अपोज कर रहा होगा, सर फ्रिक्शन लगेगी। फ्रिक्शन कभी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि उसको रोक पाए। तो ये हॉर्स और कार्ट प्रॉब्लम के अंदर ये r cos थीटा इज अ रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर द फॉरवर्ड मोशन। तो किसी हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम के अंदर भी ये जो आपकी r cos थीटा होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ योर रिएक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द हॉर्स कार्ट। घोड़ा गाड़ी को आगे खींचने के लिए ये क्या जरूरी होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर सारी कहानी इसी के आसपास लगी रहती है, चीजें होती है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का था कि किसी वेक्टर के हम कैसे कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही कर लो, कितने करोगे, याद हो रहा है। बाकी लोग क्वेश्चंस पूछ लो।